नमस्कार। सरहदी गुस्सास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश मंत्रिमंडल में जो आज गठन हुआ है। कैबिनेट ने शपथ ली, नीतीश सरकार ने 10वीं बार शपथ ली, नीतीश कुमार ने। तो आज उनके कैबिनेट के बारे में और सबके बारे में देखेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस मतलब पार्टी से बिलोंग करते हैं। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर में आप सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों बीजेपी के हैं। विजय कुमार चौधरी आपको जेडीयू से नजर आएंगे। विजेंद्र कुमार यादव जेडीयू से नजर आएंगे। श्रवण कुमार जेडीयू से, मंगल पांडे बीजेपी से, दिलीप कुमार जायसवाल बीजेपी से, लेसी सिंह जेडीयू से, अशोक चौधरी जेडीयू से, मदन साहनी जेडीयू से, नितिन नवीन जो है बीजेपी से, रामकृपाल यादव बीजेपी से, संतोष कुमार सुमन जीतन अम्मा जी की हम से, सुनील कुमार जेडीयू से, मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम जो कैबिनेट में आए हैं जेडीयू से हैं वो, संजय सिंह टैगर बीजेपी से, अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी से, सुरेंद्र मेहता बीजेपी से, नारायण प्रसाद बीजेपी से, राम निषाद बीजेपी से और लखेंद्र कुमार रोशन बीजेपी से हैं, श्रेयसी सिंह भी बीजेपी से हैं, प्रमोद कुमार बीजेपी से, संजय सिंह एलजेपी, रामविलास पासवान इनके दो हैं, संजय कुमार सिंह एलजेपी से हैं और दीपक प्रकाश आरएलएम से, कुशवाहा जी की पार्टी से हैं। तो ये पूरे के पूरे आपके हैं मेंबर जो जिन्होंने शपथ लिया है आज के मतलब जो कार्यक्रम हुआ उसमें इन्होंने शपथ लिया है। तो अब शपथ तो लिया गया है, लेकिन जैसे पिछली बार का जो कार्यक्रम था, पिछला जो कार्यक्रम हुआ था, आप देखेंगे पिछला जो 2020 का जो था, उसमें सरकार का क्या मोटिव था। सरकार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और रोजगार के बारे में बात हुई थी पूरे चुनाव में। तो इसी कारण से जब सरकार बनती है तो उसने क्या किया कि रोजगार पे बात की और कहा कि अच्छा ठीक है, हम सबको गांधी मैदान में आकर के रोजगार देंगे। हालांकि इससे पहले भी रोजगार देने वाली बात जो हुई थी जब बीएड के जो शिक्षक वाला हुआ था, तो इस बार भी शिक्षक वाला ही हुआ। जब रोजगार की बात हुई तो उसमें रोजगार मतलब बिहार में शिक्षक ही हो जाता है, शिक्षक को जॉब दे दो। तो इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया गया और उसके तहत ये दिया गया, सबको सर्टिफिकेट दिया गया था, बहुत सारे लोगों को जॉब मिला। तो पिछली बार तो ये जॉब का था। उसके बाद आपने देखा था कि दोनों पार्टियां जैसे जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी दोनों अपने आप में ले रही थी भाई मैंने दिया जॉब, इस पे दोनों ले रहे थे। इस बार की जो बात हुई थी ना, प्रशांत किशोर के बाद जब प्रशांत किशोर आए थे जन स्वराज की जो पार्टी थी, तो उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया था, पलायन, रोजगार का, इंडस्ट्री का, शिक्षा का। तो इस पर इतनी सारी बातें हुई ना कि कोई भी सरकार, खास करके जो इस बार जो सरकार बनी है, ये सरकार किसी भी तरीके से इस पे चांस नहीं लेगी कि इस तरह का मुद्दा अगली बार उठ पाए। तो इस कारण से ज़्यादा संभावना है और इसी कारण से आप देखते हैं कि बीजेपी ने गृह मंत्रालय, जो पिछली बार ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था, गृह मंत्रालय की बात की जा रही थी, उसकी बात नहीं की गई। इसी कारण से आप देखते हैं कि मतलब मुख्यमंत्री वाला जो था प्रेशर नहीं डाला गया कि भाई हम तो बड़ी पार्टी हैं, तो अब नीतीश कुमार वैसे भी आपका लास्ट चांस है, तो कुछ टाइप करते हैं कि भाई 2 साल के लिए आप कर लो, उसके बाद फिर हमें ट्रांसफर कर दो। मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है अंदर खाने हुआ हो या धीरे धीरे इसका पैटर्न किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा बीजेपी करेगी नहीं, क्योंकि वो भी जान रही है नीतीश कुमार का ये आखिरी टर्म है। तो वो चाहेगी कि स्मूथली जो है ट्रांजिशन हो जाए, कि बीजेपी में जेडीयू से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। और इसी के कारण से आप देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जो पिछली बार लगातार चेंज कर दिए गए थे, इस बार चेंज नहीं किए गए, उन्हें रिपीट किया गया है। तो इसलिए आप सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को फिर से वापस देखते हैं, जिसमें कि सम्राट चौधरी के बारे में तो कहा जाता है कि अच्छा उन्हें तो मिल सकता है क्योंकि अध्यक्ष है, उन्हें नेता बनाया गया बीजेपी दल का, तो इसलिए उन्हें दिया जाएगा। हालांकि विजय कुमार सिन्हा को इसलिए उपनेता भी बना दिया गया, तो वहीं पता चल गया था कि ये भी बनने वाले उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन दोनों को रिपीट किया गया क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने पूरी तरीके से कास्ट को भी पूरा साधा है। दोनों ने कास्ट और हर एक जाति के हिसाब से बांटा है। जो पार्टी जितनी सीट जीती है उसके हिसाब से भी ये मंत्रालय दिया गया, तो उस हिसाब से ये सब बंटवारा हुआ। चलो ये तो राजनीति है, बंटवारे में ऐसे चलता है कि चलो जो गाँव में कहावत है ना कि मिल बांट के खाना चाहिए, तो भाई मिल बांट के खाओ राजा घर जाओ, तो वही है, मिल बांट के सभी ने मतलब बराबर मिल बांट के सबको रखा गया है कि इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। तो मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। फोकस ये है कि इस बार सरकार का कार्यक्रम क्या हो सकता है, और उसमें भी खास करके बीजेपी जो कि अपने आप को अगला पार्टी बनाना चाहती है जेडीयू के बाद, क्योंकि जेडीयू में आपको सेकेंड लीडरशिप नहीं दिखती। हालांकि ललन सिंह और हैं कुछ 1-2 लीडर हैं, लेकिन वो लीडरशिप में इतना नहीं है कि वो पूरे जेडीयू को संभाल पाएँ। उनके आधे से अधिक इधर बीजेपी में बढ़ सकते हैं, आधे हो सकता है कि आरजेडी में चले जाएं या फिर अपना एक स्वतंत्र गुट बन जाए उनका, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उन सब पे आगे नहीं जाएगा, तो बीजेपी पे सारा फोकस है, दारोमदार है। तो इसलिए गृह मंत्रालय सब पे बात नहीं हुई, केवल विधानसभा अध्यक्ष सब पे भी ज़्यादा बात नहीं हो गया। तो इस बार आप देखेंगे सबसे अधिक फोकस जो होगा ना
आपको दिखेगा कि बीजेपी की तरफ से एक इंडस्ट्री में, मतलब जो ऐसे तो औद्योगिक विकास मंत्रालय होता है, लेकिन इस बार जो वो मंत्रालय होगा किसी बड़े नेता के पास होगा। हो सकता है कि वो सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा, इन लोगों में से किसी एक सबके पास हो, क्योंकि उस पर फोकस दिया जाएगा। जो नेता बनेंगे उनके पास होगा ये। जैसे पर्यटन मंत्रालय हो सकता है, एक इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो सकता है, इस तरह का 2 डिपार्टमेंट जो होगा मेन मंत्रालय, इस तरह की चीज़ें आएंगे और उस पर फोकस किया जाएगा। और एक सड़क मंत्रालय भी, हालांकि पिछली बार सड़क मंत्रालय शायद जेडीयू के पास था, तो मतलब दोनों मिला करके ऐसे कुछ होगा। तो इस बार वैसे भी आपने देखा चुनाव में पूरा एनडीए जो है मिल करके एकजुट होकर के लड़ाई किया है, तो मैं भी शायद सरकार में भी उसी तरह से उस तरह दिखना चाहिए, और अगर दिखता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे सरकार स्मूथली चलेगी। तो सरकार का जो मेन फोकस है ना वो इंडस्ट्री पे होगा। इंडस्ट्री पे इसलिए कि इंडस्ट्री की बातें ज़्यादा उठी थी इस चुनाव में, तो इंडस्ट्री की बातें ज़्यादा होगी कि इंडस्ट्री कैसे वापस लाया जाए। तो बिहार में इंडस्ट्री कैसे आ सकता है और बिहार को कैसे प्रोग्रेस किया जा सकता है। तो आप देखेंगे यूपी, पहली बात तो जो कि इस सरकार की जो खूबी रही है, एनडीए सरकार की, केंद्र के स्तर पर भी आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा खूबी ये रहा है कि ये सड़क मार्ग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, और खास करके गडकरी जी का जो आप जानते ही हैं। तो ये बिहार में भी ज़रूरी है कि बिहार में भी अच्छे अच्छे जो है एनएच बने और हाईवे बने, क्योंकि हाईवे आपको 5 जो आपके मेन जो शहर हैं उनको जोड़िए। मुजफ्फरपुर हुआ, पटना हुआ, दरभंगा हुआ, भागलपुर हुआ, और आपका गया जो है, राजगीर को भी जोड़ सकते हैं। पहली बात तो इनको सड़क मार्ग से जोड़िए, और इन सबको दिल्ली और कलकत्ता के हाईवे से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता आपका नज़दीक पड़ता है जो बंदरगाह है, और दिल्ली जो है आपका नोएडा सब जो सिटी है जहाँ से कि मार्केट आपको अच्छा मिल सकता है। तो यानी मार्केट से जुड़ा होना चाहिए। पहला तो ये है कि जितना अच्छा रोड आपका कनेक्शन होगा तो आपको इंडस्ट्री लाने में उतना ही अच्छा होगा। तो पहला तो सरकार का फोकस मेरे ख्याल से रोड पे ही रहेगा, और सरकार हमेशा से ये बीजेपी सरकार जो है या एनडीए सरकार जो है वो रोड पे फोकस करती है। और यही आप देखते हैं कि यूपी में भी हुआ कि बहुत सारे आप एनएच हाईवे से हाईवे, आप बहुत सारा हाईवे देखते हैं, और अनेक सारे प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं, प्रोसेस में है। तो उसी तो बिहार में भी आपको बहुत सारे हाईवे दिखेंगे। सबसे पहली तो बात जो होगी सरकार की तरफ से, क्योंकि जब हाईवे होगा तो उससे अच्छा होगा। लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ज़मीन का होता है। तो सरकार को एक ज़मीन वाला भी काम करना पड़ेगा कि पहली बात तो पूरा का पूरा डेटा को ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन हालांकि सरकार करती रही है, पिछले सालों में भी कर रही है, लेकिन वो डेटा जो एकदम क्लियर होना चाहिए। कहीं पे विवाद वाली ज़मीन अधिकतर नहीं होनी चाहिए। उनको जितना जल्दी उसे समाधान निकाला जाए, जन अदालत लगा करके, और सरकार मतलब अदालत का एक नया अदालत कमेटी गठित करके उसको सॉल्व किया जाए, और आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी ज़मीन किसकी है, जिससे कि आपको बात करने में, या फिर सरकारी ज़मीन कहाँ पर है और कौन सा उपजाऊ है, कौन सा फर्टिलाइजर वाला ज़मीन नहीं है, उन सब ज़मीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ज़मीन ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री या कोई चीज़ को आप लगवाते हैं, मान लो आपने 5 बड़ा बड़ा शहर चुन लिया, पटना चुन लिया, भागलपुर चुन लिया, गया चुन लिया, मुजफ्फरपुर चुन लिया, ठीक है, मान लो इन सबको आपने चुन भी लिया, लेकिन चुनने के बाद क्या, वहाँ ज़मीन ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री आएगी कैसे। कोई भी इंडस्ट्री आएगा तो वो सबसे पहले तो ये देखेगा ना भाई हमारे पास ज़मीन है या नहीं है। ज़मीन लेने में ही उन्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे, पता चला कि 2 ले रहे हैं। पता है इसी कारण से हाईवे बिहार में जो बनने में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ज़मीन का ही एक दिक्कत होता है। तो अगर बिहार सरकार के पास एक ज़मीन का एक पुल हो, उस पुल को बना करके, खास करके इन 5 जो आपके शहर हैं उस शहर में आपके पुल हो, तो आप कर सकते हो और इंडस्ट्री को बुला सकते हो। उसके हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो आगे। दूसरा है कि पहले तो ये इंडस्ट्री को कौन से इंडस्ट्री को कहाँ बुलाया जाए, किस तरह से बुलाया जाए, उसके बारे में आप एक टीम गठित कर सकते हो। जैसे भागलपुर सिल्क के लिए आप इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड बना सकते हो, भागलपुरी सिल्क का। वैसे भी आप जानते हो पूरे कंट्री में ही एक भागलपुरी सिल्क का नाम है। तो उसको एक पहले तो क्योंकि जब देखो जैसे अभी स्विट्जरलैंड क्या होता है, वो अपने कुछ ब्रांडों के वॉच की वजह से, तो अलग अलग ब्रांड की वजह से, जो प्रीमियम ब्रांड है उसकी वजह से जाना जाता है। इसी तरह अलग अलग देश हैं, वो अपने अपने ब्रांड की वजह से अधिकतर जाने जाते हैं, और उसकी वजह से उनकी पहचान भी होती है। तो इसी तरह आपके बिहार में भी बहुत सारे ब्रांड बन सकते हैं। जैसे कि आप बना सकते हो, एक तो मैंने भागलपुरी सिल्क का बता दिया, उसके बाद आप मोतीहार, क्या कहते हैं, ये चले जाओ, आप मिथिलांचल चले जाओ। मिथिलांचल चले जाओगे, वहाँ पे जो आपका शिल्प है, क्या कहते हो उसे, पेंटिंग है वहाँ की, मिथिला पेंटिंग, वो वर्ल्ड लेवल की है, आप उसे कर सकते हो, तो वहाँ पे भी कर सकते हो। उसके साथ आपको इन सब मतलब 1-2 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस पे, और सेलेक्ट करके ये करना पड़ेगा। फिर फूड प्रोसेसिंग, किसी से जुड़े हुए जितने इंडस्ट्री हैं उनको आप ला सकते हो। फिर सेवा क्षेत्र से ला सकते हो, आईटी क्षेत्र को ला सकते हो। एजुकेशन के बड़े बड़े अलग अलग जो 4-5 सेंटर है ना, यहाँ आप एजुकेशन हब बना सकते हो। एजुकेशन मतलब 5 मतलब एजुकेशन तो आपके हर एक शहर में होना चाहिए। बड़े बड़े आईटी के आपके होने चाहिए कि चलो ये आईटी हब हो गया, उसके सभी जगह रिसर्च के एक सेंटर बनाओ। भारत में जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको किस तरह का रिसर्च चाहिए, आप अलग अलग जोन बना दो,
यहाँ पे इस तरह का रिसर्च चलेगा, इस शहर में इस तरह का रिसर्च चलेगा, दूसरे शहर में इस तरह का रिसर्च चलेगा, ऐसे काम किया जा सकता है। यानी R&D पे फोकस करो, क्योंकि आप इंडस्ट्री नहीं ला सकते, रिसर्च तो कर सकते हो यहाँ के छात्रों के द्वारा, जो बाहर जाके रिसर्च कर रहे हैं यहाँ कर सकते हैं। अब फिर आप उस इंडस्ट्री से आप फंडिंग करवा सकते हो। उसके बाद स्किल बेस व्यवस्था भी कर सकते हो, जब वहाँ पे रिसर्च चलेगा तो स्किल बेस भी बनेगा, आपका स्किल भी अच्छा होगा। क्योंकि जैसे आप स्विट्जरलैंड का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्विट्जरलैंड क्या है, हायर स्किल के साथ ही सबसे आगे, आप भी हायर स्किल के साथ आ सकते हो। उसका स्विट्जरलैंड का ही अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल हूँ, वो पर्यटन में भी सबसे आगे है। तो पर्यटन के लिए तो आप जब तक रोड बनाओगे तभी पर्यटन अच्छा से चलता है। और उसके बाद पुलिसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पुलिस में आपको सुधार करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप गया वाला, नालंदा वाला, एजुकेशन में बात कर रहा था, एजुकेशन में आप पुराने, आपकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, हिस्ट्री जो इतना अच्छा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एजुकेशन के मामले में भी, नालंदा हो गया, विक्रमशिला, 2 यूनिवर्सिटी आप हैं, इन दोनों यूनिवर्सिटी को ही आप विकसित करो ना, इनको वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी बनाओ, 2 वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी बनाओ। और एक चीज़ और है, वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी के साथ साथ ना इंडस्ट्री तभी आएगी या लोग तभी आएंगे जबकि आपके बिहार में खास करके कम से कम इस 5 शहर में आपको अगर इंडस्ट्री या सब चीज़ डेवलप करना चाहते हो, एजुकेशन से लेकर सब कुछ वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हो, तो यहाँ आपके एयरपोर्ट भी होने चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाइप का अलग अलग। तो आपको 5 शहर में एक एक एयरपोर्ट पहले बनाओ, इंटरनेशनल से तो पहले छोड़ो, एक डोमेस्टिक लेवल के भी सही सही एयरपोर्ट नहीं है आपके, तो पहले एयरपोर्ट पे भी फोकस करो, केंद्र के साथ बात करो, एनडीए दोनों जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो ये आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि वर्ल्ड लेवल, चूंकि रिसर्च करोगे, पर्यटन बढ़ावा होगा, और एजुकेशन अगर आपने इंटरनेशनल लेवल की कर दी, यहाँ क्योंकि रिसर्च सब जगह करोगे तो इंटरनेशनल लेवल आप इस तरह से बनाओ जैसे कि विक्रमशिला था, विक्रमशिला में धर्म, विज्ञान, मतलब अलग अलग रिसर्च, जितने रिसर्च, मैंने पहले भी कहा कि हर एक जगह आपको, हर एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर खोलो, हर एक शहर में रिसर्च R&D सेंटर खोलो, और उनका मेन सेंटर जो है वो वहाँ रखो। यहाँ छोटे छोटे रिसर्च, फिर आप लघु उद्योग पे तो आप काम कर ही रहे होगे, लघु उद्योग पे आप काम करो, लघु उद्योग से आप इसको बनाओ जैसे चाइना करता है, छोटे छोटे जो घरेलू काम होते हैं, आम जीवन के जो काम होते हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हो। आप इन रिसर्च सेंटर में ढूंढवाओ, इन्हें रिसर्च करने के लिए बोलो कि क्या जरूरत हो सकता है, क्या बनाया जा सकता है, और उसके बाद आसपास के इलाके के लोगों से उस पर काम करवाओ, नए रिसर्च और तो काम भी होंगे, चाहे कृषि से हो, किसी भी, मैंने क्या कहा, पूरे भारत से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है या जो जरूरत है उससे रिलेटेड रिसर्च पे, स्किल पे आप फोकस करो, देखो आपका ऐसे ही ग्रोथ हो जाएगा, आपको प्लान की जरूरत नहीं होगी। और IT और IIT जो और मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको यहाँ लेवल, मैंने बताया ना, विक्रमशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाओ कि उसके आसपास का 1-2 उसके ब्रांचेज खोलो। नालंदा को किसी अलग पैटर्न पे खोलो कि भाई वहाँ मेडिकल का होगा तो विक्रमशिला IT का होगा, फिर इसमें अगर पर्यटन से रिसर्च होगा तो इसमें बायोटेक का होगा, कुछ इस तरह के अलग अलग दोनों में फील्ड बांट दो, दोनों यूनिवर्सिटी में आपको 2 ही यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपके वर्ल्ड लेवल के पुराने नाम वाले हैं तो आपको अपने ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर उनके सब्सिडी खोलो अलग अलग, जो यूनिवर्सिटी आपके हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, पुराना यूनिवर्सिटी है, आप उस यूनिवर्सिटी में भी आप डाल सकते हो, या पटना यूनिवर्सिटी को भी एक अलग से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, उसका नाम चेंज करो जो आपके पुराने नाम के हिसाब से, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी कर दो, क्योंकि पाटलिपुत्रा आपका फेमस नाम है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। गया आपका इतना फेमस है, जो बौद्ध सर्किट है। आप शहरों में जैसे आप देख रहे हो, वाराणसी में रोपवे की तरह किया जा रहा है, आप मेट्रो लाने की कोशिश मत करो, मेट्रो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, आपके शहर इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आपको मेट्रो की इतनी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, जहाँ पे बना सकते हो बनाओ, रोड की ज़्यादा कोशिश करो, रोड बन जाए और रोड में आपके बसेस अच्छे से चलें, परिवहन की जो है वो हो, पोल्यूशन फ्री हो, पोल्यूशन जितना कम हो सके, रोड ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, और साथ में आप रोपवे सब जैसे भी चीज़ें कर सकते हो जो आकर्षक सा लगे, कम खर्च में हो जाए, कम बजट में हो जाए, इन सब की एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो जाके आप पलायन और सब कुछ को रोक सकते हो। और मेरे ख्याल से सरकार सिर्फ सड़क पे अगर रह करके रह जाए ना, तो फिर आप उस स्केल पे नहीं पहुंच पाओगे और फिर कोई फायदा नहीं। सड़क बना दोगे, लोग गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, घर जाएंगे, लेकिन फिर जा ही रहोगे, आ नहीं रहोगे, क्योंकि इंडस्ट्री वो नोएडा वहाँ ही जाएंगे। और जैसे ही आपकी ये सब इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगे, जैसे आप सड़क बनाओगे यहाँ पे आसपास में, और रिसर्च और डेवलप पे काम करोगे, और आप बैक ऑफिस वाले जितने भी होते हैं, यानी सर्विस क्षेत्र के आप खोलो ना, सर्विस क्षेत्र का आप सुविधा दो, कुछ टैक्स छूट दो, यहाँ आएंगे लोग। मेडिकल कॉलेज खोलो तो बच्चे पढ़ने आएंगे, तो पढ़ने के लिए आएंगे तो अपने आप जॉब मिलेगा, फिर इंडस्ट्री पर्यटन बढ़ेगा तो लोग आएंगे। अब बहुत सर्किट को विकसित करो, इसलिए मैंने नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को ठीक ही बात की। जब ये सभी चीज़ें करोगे तो फिर बिहार के बढ़ने के चांसेस हैं और वो compete कर पाएगा और दूसरे राज्यों के साथ। देखते हैं सरकार क्या क्या सोचती है, क्या क्या प्लान करती है, और उनका क्या अगला स्टेप होता है, उसी से पता चलेगा आगे के बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।
और नई कहानी लेकर के।